नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये दोनों चीज़ें आज एक ही वीडियो में आएंगे क्योंकि थोड़ा सा देर हो गया। सुबह 8 बजे में ही आर्टिकल डलता था तो आज दोनों को एक में ही कर दिया मैंने। न्यूज़पेपर और आर्टिकल दोनों एक ही होगा तो थोड़ा सा वीडियो को लंबा रखने की कोशिश करूँगा। क्यों? जानबूझ के नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं और आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा तो सभी टॉपिक को मुझे डिस्कस करना पड़ेगा और डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। एक ही वीडियो देखेंगे लेकिन इतना डिटेल में देखेंगे कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह पर हम मौजूद हैं। इसी नाम से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर भी। और डेली न्यूज़ डिस्कशन का जो आर्टिकल डिस्कशन वगैरह करता हूँ और जो भी मैं न्यूज़ आपको पढ़वाऊँगा उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन रहता है, 199 का आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ रेगुलर मिल जाता है। ओके, और साथ ही आपको मैं गाइड भी कर देता हूँ किस प्रकार से पढ़ना होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ देखिए क्या है कि दिल्ली के एलजी जो हैं उन्होंने सैंक्शन कर दिया है कि भाई ये जो अरुंधति रॉय हैं और एक और जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो केस था उसको लेकर इन्होंने हरी झंडी दे दी। अब इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। देखिए, कश्मीर को अलग करने को लेकर इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था। 2 लोगों पर आरोप है, बहुत सारे लोगों पर केस है लेकिन मुख्य रूप से 2 लोग चेहरे हैं। कौन कौन है? देखिए, अरुंधति राय हैं और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शौकत हुसैन हैं, एक प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर चलाया गया। 13 साल पुराना केस है ये और इसको फिर से खोला गया है। अब देखिए इसमें आपके लिए क्या काम का चीज़ है। तो अरुंधति रॉय जो हैं ये वामपंथी विचारधारा के लेखिका हैं और एक्टिविस्ट बोलते हैं खुद को। उन सब से आपको नहीं गुजरना है। गुजरना किस चीज़ से है? तो ये एक बहुत ही बेहतरीन लेखिका हैं। मैंने नहीं पढ़ा है इनका किताब लेकिन माना जाता है दुनिया में। क्यों माना जाता है? इनकी एक बुक है बहुत फेमस सी, ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी बुक हैं लेकिन जो सबसे फेमस दुनिया में बुक हुई थी, एशिया के सबसे बेहतरीन राइटर में इनका नाम आता है। भले आप इनकी विचारधारा को माने ना माने वो अलग चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो पूछा जा सकता है। जैसे इनके बुक है, कौन सा नाम ध्यान से सुनिएगा, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग्स, ये इनकी बुक है। बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही फेमस। किसी ज़माने में इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रहा था वो, तो उसके लिए जाने जाते थे। ये बुक के बारे में हो सकता है पीटी एग्जामिनेशन में पीसीएस वाले पूछ लें, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ है आपका इजराइल रीटेक्स गाज़ा बॉर्डर एरिया एज टोल क्रॉसेस 3000। देखिए जो भी है, इजराइल और जो हमास का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो में समझा देता हूं और उसके बाद हम लोग आर्टिकल डिस्कस करने पर चले जाएंगे। ओके, तो इजराइल और हमास का जो पूरा कहानी है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको पूरा मैं समझाऊंगा इसी वीडियो में। ओके, ध्यानपूर्वक बस सुनिएगा जिससे आपको लिखने आ जाएगा, इतना मैं समझाऊंगा। 2 टॉपिक है आज इजराइल और गाज़ा संबंधित अपने पास। एक है कि इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ भी समाहित किया है मैंने इसमें, जिसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी वो अलग इजरायली देश के पक्ष में नहीं थे। उनका क्या मानना था, इससे जुड़ा हुआ चीज़ों पर अभी हम लोग बात करेंगे। क्यों बात करना चाहिए? क्योंकि अगर मेंस आंसर राइटिंग आप करते हैं वहाँ पर पक्ष और विपक्ष में आपको मुद्दे लिखने होते, पॉइंट लिखने होते हैं, तो गांधी जी का अगर आप रेफरेंस देते हैं तो उससे बड़ा रेफरेंस कोई भी नहीं होता है। और एक थोड़ा सा अगर आप कैंडिडेट हैं अच्छे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई क्या है ये मामला और महात्मा गांधी जैसे लोग इस पर क्या विचार रखते हैं, इसलिए उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इसको पूरा सा डिटेल में समझते हैं इजराइल और गाज़ा का क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा इलाका है? ये पूरा इजराइल है जो येलो में आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी 45 किलोमीटर की चौड़ाई, 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी करीब में गाज़ा पट्टी का इलाका है। कौन सा? गाज़ा स्ट्रिप कहा जाता है। भूमध्य सागर के तट पर है ये। और ये है आपका वेस्ट बैंक का इलाका। यहाँ पर यरूशलेम है, ये भी आपको पता होगा। यरूशलेम को 2 देश अपनी राजधानी क्लेम करते, एक फिलिस्तीन और एक इजराइल। लेकिन अमेरिका जैसे देश पूरे यरूशलेम शहर को मानता है कि इजराइल की राजधानी है, लेकिन बाकी दुनिया भारत सहित मानती है कि नहीं, ये केवल इजराइल की राजधानी नहीं है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। भारत मानता है कि तेल अवीव इसकी राजधानी है। ये वेस्ट बैंक का इलाका है। ये डेड सी है। डेड सी, मृत सागर का पश्चिमी तट जो है, इसी को वेस्ट बैंक कहा जाता है। ओके, अब इतना चीज़ समझ में आ गया आपको। हुआ क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक 33 एकड़ का एक ज़मीन है, प्लॉट है। यहाँ पर 3 कहानियाँ जुड़ी हुई है। इजराइलियों का, यहूदियों का टेम्पल ऑफ फर्स्ट, क्या बोला मैंने? टेम्पल ऑफ फर्स्ट भी यहीं पर है। टेम्पल ऑफ फर्स्ट को तोड़ दिया गया था लेकिन उसका एक पश्चिमी दीवार है जो जिसको इजराइल के लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं और वहाँ पर जाके पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं। पश्चिमी दीवार इजराइल किसका है? तो टेम्पल ऑफ फर्स्ट का बचा हुआ है। साथ ही ये अलास्का मस्जिद है।
अलस्का मस्जिद वही मस्जिद है जो मक्का मदीना के बाद इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहीं से पैगंबर मोहम्मद जो हैं वो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर अल्लाह के पास गए थे और वहाँ से इस्लाम धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उसको प्राप्त किया था उन्होंने। अल्लाह ने उनको आदेश दिया था कि ये इस्लाम धर्म के मूल पैगाम हैं कौन कौन से, तो नमाज पढ़ना, ज़कात करना, हज पर जाना और भी जो दो चार हैं वो उसके बारे में कह रहा हूँ। तो ये यहीं से वो गए थे और यहीं पर वो वापस आए थे, इसलिए भी ये जगह बहुत ही पवित्र माना जाता है इस्लाम धर्म के लिए। अब तीसरा धर्म है ईसाई। ईसाई भी इस जगह को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, पवित्र मानते हैं। क्यों भाई? तो क्योंकि ईसा मसीह जो हैं, यीशु जो हैं, उनको यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था, उनका फिर से रीबर्थ भी यहीं पर हुआ था और साथ ही साथ में यरूशलेम में उन्होंने पहला उपदेश भी यहीं पर दिया था। तो तीन धर्मों का एक ही पवित्र जगह है। अब्राहमी धर्म इनको कलेक्टिव रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब्राहमी धर्म कहा जाता है। इंटरव्यू में कई बार ये सवाल पूछ लेता है कि अब्राहमी धर्म से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताइए। तो अब्राहमी धर्म इसको कहा जाता है इन तीनों को कलेक्टिव रूप से। लेकिन तीनों में सबसे पुराना कौन सा है? तो यहूदी धर्म तीनों में सबसे पुराना है, यहूदी। ओके, जिसको ज्यूस कहा जाता है इंग्लिश में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पूरे यूरोप में यहूदियों का दमन हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, कई जगह नरसंहार हुआ उनका, जर्मनी से लेकर बाकी जगहों पर। तो सारे के सारे अपने मातृभूमि जहाँ पर क्या कहा जाता है इस इलाके को? इस इलाके को कहा जाता है टेम्पल माउंट, टेम्पल वाली पहाड़ी। ओके, इस टेम्पल वाली पहाड़ी के पास वो लोग आकर बसने शुरू हो गए धीरे धीरे, क्योंकि ये पवित्र जगह उन्हीं का था। लेकिन इस्लामिक इन्वेजन के कारण उनको अपने देश छोड़कर बाद में जाना पड़ गया था। फिर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहीं पर आके बसने शुरू हो गए। तो यहाँ पर पहले ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था कॉलोनी के समय में। कहाँ पर? तो इजराइल में। तो ब्रिटिशर्स के राज के समय ब्रिटिशर्स ने सब जगह दुनिया में झगड़ा लगाया, तो उन्होंने यहाँ पर भी लगाया। उन्होंने जब यहाँ पर यहूदी आके बसने लग गए तो अरब, यहूदी और ब्रिटिशर्स के बीच में भयानक संघर्ष शुरू हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया? 1947 में जाते जाते यूएन में इस मुद्दे को लेकर चले गए। यूएन ने रिजोल्यूशन पास किया, इजरायलियों के पक्ष में पास किया कि द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया। जो लोग यहाँ पर कभी रह नहीं रहे थे, जिनका देश नहीं था, यहूदी लोगों का, उनका भले ही पवित्र जगह था, उनसे संबंधित था, लेकिन वो लोगों का तो देश नहीं था यहाँ पर फिलिस्तीन और अरब मूल के लोग पहले से रहते आते थे। तो यूएन ने यहाँ पर रिजोल्यूशन पास करके बोला कि आज से द्वि राष्ट्र का सिद्धांत यहाँ पर पारित होता है और आज से इजराइल और अरब दोनों के बीच में फिलिस्तीन एक अलग राज्य होगा, फिलिस्तीन, और एक इजराइल एक अरब राज्य होगा, देश होगा, और ये भूमि दोनों की है। इजराइल ने तो इसको खुशीपूर्वक मान लिया कि ठीक है, हम द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन अरब देश और फिलिस्तीन ने इस जो यूएन का रिजोल्यूशन था इसको नहीं माना और फिलिस्तीन के लोगों ने तब से ही संघर्ष शुरू किया और वो संघर्ष चलता ही रहा। बाद में एक पीएलओ नामक संगठन की स्थापना होती है। अगर आपने स्टडी फॉर ज्ञान पर हमारा ये वीडियो देखा होगा इजराइल फिलिस्तीन का, तो मैंने पूरा डिटेल बताया है। पीएलओ नामक एक पॉलिटिकल संगठन की स्थापना होती है फिलिस्तीन में, जो पॉलिटिकल मूवमेंट के द्वारा फिलिस्तीन को अपना हक दिलाने और इजराइल में उसका हक दिलाने के लिए संघर्ष करती रही है। लेकिन 1981 के आसपास एक हिंसक संगठन, एक जिहादी संगठन जो खूनी संघर्ष के द्वारा, देखिए पीएलओ में खूनी संघर्ष नहीं है, इसलिए पीएलओ को भारत जैसे यूरोप के बहुत सारे देश इसको फंडिंग भी करते थे, समर्थन भी देते थे कि हाँ हम फिलिस्तीन को समर्थन करते पीएलओ के थ्रू। 1981 के आसपास एक हमास नामक संगठन का स्थापना किया गया जो खूनी संघर्ष और जिहाद के द्वारा इजराइल को समाप्त कर देना चाहता था और फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करना चाहता था। वही हमास कहाँ पर निवास करता है? मूल रूप से तो गाजा पट्टी के इलाकों में निवास करता है और वही अभी घातक हमला किया है किसने? तो हमास ने किया है। तो हमास के जैसे संगठन का स्थापना हुआ, उसके बाद से पीएलओ को थोड़ा सा पॉलिटिकल रूप से कम दावेदारी मिलने लग गई। कई सारे ऑथर्स, कई सारे ऐसे एक्सपर्ट बताते हैं कि हमास का संगठन, हमास का स्थापना में इजराइल का हाथ था, क्योंकि वो पीएलओ को कमज़ोर करना चाहता था। जब भी किसी भी चीज़ में हिंसक तत्व शामिल हो जाता है तो दुनिया भर में उसको रिकॉग्नाइज़ करना कठिन हो जाता है। जैसे भारत कभी हमास को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा, लेकिन पीएलओ को रिकॉग्नाइज़ करेगा और बट जाएगा विचारधारा। एक फिलिस्तीन को मानने वाले लोग हमास की तरफ चले जाएंगे और एक पीएलओ की तरफ रह जाएंगे, यानी कि बांटो वाली तकनीक होगी। तो इसलिए कई सारे लोग मानते हैं कि हमास के जो स्थापना है उसके पीछे भी इजराइल का कहीं ना कहीं हाथ था। लेकिन आज वो इजराइल के लिए सरदर्द बन गया है। आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा मित्र है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत दिनों से पार्टनरशिप में हैं। लेकिन हमास ने जो अटैक किया है वो सारे के सारे हथियार अमेरिकी हथियार हैं। 5000 रॉकेट कहाँ से आए हमास के पास? इन सब चीज़ों पर विचार करना बनता है।
तो ये पूरा अभी का घटनाक्रम है जो घटित हो रहा है वहाँ पर, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग आज के आर्टिकल डिस्कशन पर। क्या है आज का आर्टिकल? आज का आर्टिकल है भारत का डिजिटल भविष्य, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023। डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 पारित किया गया है और देश के इतिहास में डिजिटल अधिनियम के तौर पर सबसे बड़ा अधिनियम होगा ये। क्यों इसकी चर्चा हो रही है? कई सारे इस पर जो विशेषज्ञ हैं वो इसको लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा तो नहीं देगा। लेकिन भारत सरकार इसको कह रही है कि नए युग में अगर हमें रहना है तो हमें कुछ चीज़ें तो हमारे पास होनी चाहिए, ताकतें होनी चाहिए, कुछ नए एक्ट अधिनियम तो हमें बनाने पड़ेंगे। तो डिजिटल इंडिया अधिनियम से सवाल आपके मेंस में आ सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको पूछ सकता है, इसका रेफरेंस देके आपको आंसर राइटिंग भी करना पड़ सकता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं ये क्या है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 का प्रस्ताव किया गया, जो देश के बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भविष्योन्मुखी यानी कि भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया एक कानूनी ढांचा है। दरअसल में देखिए है क्या, अपने देश में मैक्सिमम जो आपके ऑनलाइन चीज़ें रेगुलेट होती हैं वो एक ही अधिनियम से रेगुलेट होता था। कौन सा था? तो आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 को सरकार खींच कर हर जगह लगाती रहती थी, नए एक्ट नहीं बनाए थे उसके बाद से, इसलिए डिजिटल इंडिया अधिनियम लाना एक ज़रूरी हो गया था। भले इसके पक्ष और विपक्ष में लोग कुछ भी बोलें, लेकिन ये अधिनियम लाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि ऑनलाइन स्वतंत्रता के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से ऑनलाइन एक्टिविटी हर किसी की बढ़ रही है, जितना तेज़ी से इंटरनेट का प्रसार हो रहा है, तो कुछ ना कुछ रेगुलेशंस तो सरकार को वहाँ पर भी लगाने ही पड़ेंगे आज न कल। तो कुछ रेगुलेशन लगाए जा रहे। हाँ देखिए, कोई भी कानून ख़राब नहीं होता है, कानून ख़राब नहीं होता है, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ख़राब होते हैं। अगर सरकार की नीयत अच्छी होगी तो सारे अधिनियम अच्छे होते हैं, सरकार की नीयत अगर कभी ख़राब हो जाती तो सारे अधिनियम ख़राब हो सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। देखिए क्या है यहाँ पर उद्देश्य, सबसे पहले इसका समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया ये। ऐसे विकास योग्य नियम तैयार करना जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ते रुझान के अनुरूप हो, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है उसके अनुरूप हो, उसी के हिसाब का हो। देश के डिजिटल अवसंरचना की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन किया जा सके। जो देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है जितनी तेज़ी से, इसीलिए हमें कानून भी तो बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए ये लाया गया। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या है? ऑनलाइन सिविल व आपराधिक कृत्यों, आपराधिक कृत्य जो ऑनलाइन होते हैं, सिविल कृत्य जो होते हैं, के लिए आसानी से सुलभ न्यायिक तंत्र की पेशकश। जो देखिए अब मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन होती है तो उससे जुड़े हुए विवाद ही बढ़ेंगे, ऑनलाइन से जुड़े हुए विवाद। तो उसके लिए एक न्यायिक तंत्र भी तो होना चाहिए, उसके लिए कानून होने चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए, उसके लिए भी इसको लाया गया है। नागरिकों को समय पर उपचार प्रदान करना, साइबर विवादों को हल करना और इंटरनेट पर विधि का शासन लागू करना। विधि का शासन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटरनेट पर महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी इंटरनेट पर बेकार नहीं, इरेलीवेंट नहीं है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा इंटरनेट पर। तो इंटरनेट पर विधि का शासन लागू करने में डिजिटल इंडिया अधिनियम का योगदान हो सकता है। अब आपसे यही पूछ लेगा मेंस में कि मान लीजिए दे देता है लेख लिखने के लिए कि इंटरनेट में विधि का शासन, इस पर निबंध लिखिए। इस टॉपिक को नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर बता सकते हैं किस प्रकार से लोगों के अधिकार को मजबूत करने के लिए भारत सरकार इन तरह के अधिनियमों को ला रही है। अगला क्या है? अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शासकीय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए विधि के ढांचा का प्रदान करना। ठीक है, ये आपको उद्देश्य पता चल गया कि भाई क्या करना है, इंटरनेट पर समानता सुरक्षा सुनिश्चित करना है हमें। ओके, प्रमुख घटक किसके क्या क्या हैं, मतलब इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है इस एक्ट के तहत। ओपन इंटरनेट, भारत सरकार के अनुसार ओपन इंटरनेट के में विकल्प, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ऑनलाइन विविधता यानी कि ऑनलाइन डाइवर्सिटी, निष्पक्ष बाजार पहुंच यानी कि किसी के लिए बाजार ज़्यादा किसी के लिए कम नहीं, सभी के लिए समान बाजार होना चाहिए ऑनलाइन, कारोबारी सुगमता के साथ साथ स्टार्टअप के लिए अनुपालन की आसानी शामिल होनी चाहिए। ये विशेषताएं शक्ति के संकेंद्रण और नियंत्रण पर रोक लगाती है, यानी कि ऐसा ना हो कि इंटरनेट का सारा पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाए और किसी के कंट्रोल में आ जाए। इंटरनेट सभी के लिए होना चाहिए। ओपन का तात्पर्य ये होता है कि हर कोई एक्सेस कर सके, हर कोई इसका समान रूप से उपयोग कर सके। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का डोमिनेट यहाँ पर कोई करना चाहिए, कोई पावर ऐसा होना चाहिए जिसके पास सारी शक्तियाँ संकेंद्रित हो जाएं, सेंट्रलाइज हो जाए, सभी के लिए होना चाहिए। पहला इसका फैक्टर हो गया ओपन इंटरनेट।
ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास, दूसरा कौन सा है, ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास। नवीन अधिनियम इंटरनेट के साथ साथ डार्क वेब पर उपयोगकर्ताओं को रिवेंज पॉर्न, मानहानि और साइबर बुलिंग जैसे साइबर खतरों से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। रिवेंज पॉर्न का मतलब होता है, ये शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ कि अब इसके कारण वीडियो चेक होगा, आधे घंटे लेट हो जाएगा और अपलोड में बदला लेने के लिए किसी का कोई ख़राब क्लिप वगैरह अपलोड कर देना, तो इन सब चीज़ों को कहते हैं। ये शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि इसके कारण यूट्यूब बहुत देर तक वीडियो चेक करता है, उसके बाद उसको पब्लिक करता है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, आपको समझाने की ज़रूरी था। साइबर बुलिंग का क्या तात्पर्य होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे टीचर्स की साइबर बुलिंग की जाती है, मतलब भद्दे कमेंट करना, टारगेट करना, किसी ने कोई ट्वीट कर दिया ट्विटर पर तो उसके कारण उसके पीछे लग जाना, तो इसको साइबर बुलिंग कहा जाता है। ट्रोल जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, उस पर भी भारत सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है कि अब जहाँ कहीं भी आप रहेंगे आप सुरक्षित महसूस कर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं तो उसके बाद आपको ये सोचना पड़े कि इसके लेकर हमारे ऊपर खतरा ना हो जाए। तो ये इसको क्या कहा जाता है, साइबर बुलिंग कहा जाता है, किसी को बुलिंग करना साइबर ऑनलाइन स्पेस में। ओके, इन सब खतरों के लिए भी भारत सरकार इस कानून को ला रही है, इन सब से लोगों को बचाने के लिए। डार्क नेट का तात्पर्य तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट का वो हिस्सा जो सामान्य पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, जो आप गूगल फेसबुक यूज करते हो। और ये सब क्या है, ये इंटरनेट के सतही हिस्से होते हैं। ये इंटरनेट का 5% से भी कम हिस्सा है। 90% ज़्यादा हिस्सा जो इंटरनेट का है वो डार्क इंटरनेट है, जहाँ पर आप गूगल सर्च के द्वारा नहीं जा सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर URL चाहिए होता है और प्रॉपर ब्राउज़र चाहिए होता है। जैसे अभी आप क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, डार्क नेट का इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है, उसके बारे में इस्तेमाल किया हूँ। उसके लिए कौन सा होता है ब्राउज़र, तो टॉर ओनियन, ओनियन प्याज वाला ओनियन ही स्पेलिंग होता है, टॉर ओनियन ब्राउज़र की मदद से डार्क नेट का इस्तेमाल किया जाता है। करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि वो उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह होता है। और डार्क नेट पर दुनिया की हर चीज़ मिलती है। दुनिया की हर चीज़ जब मैं कह रहा हूँ तो मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, इंसान से लेकर बाकी सब कुछ मिलता है वहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, यह भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन, एवं डिजिटल विरासत का अधिकार, राइट टू डिजिटल इनहेरिटेंस जैसे डिजिटल अधिकारों को आगे बढ़ाने, अल्पवयस्कों एवं उनके डेटा को एडिक्टिव टेक्नोलॉजी से बचाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ को नियंत्रित करने पर भी लक्षित करता है। राइट टू फॉरगेटन का क्या तात्पर्य होता है, जैसे कहीं पर आपने कोई ऑनलाइन में डेटा दिया, मान लीजिए आपने कहीं पर कुछ खरीदा, जैसे सैमसंग के वेबसाइट से आपने कुछ खरीदा और वहाँ पर अपना डेटा दिया। डेटा का मतलब क्या होता है, आपने अपना नाम दिया, आपने अपना फ़ोटो दिया, आप अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं और आप अपने बारे में क्या बता रहे हैं कि मेरा एड्रेस ये है, यहाँ पर मुझे ये सामान भेजना है। अब सैमसंग के पास वो डेटा सेव हो गया, अब आप चाहते हैं कि उस डेटा को डिलीट किया जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, राइट टू फॉरगेटन, कि मैंने एक बार इस्तेमाल कर लिया है, अब वो डेटा कहीं नहीं जाना चाहिए। जैसे जो आपको अनवांटेड कॉल आते हैं, ये कॉल कैसे आते हैं, तो ये कंपनी आपस में डेटा साझा करती हैं। आप एक कोचिंग में अपना नंबर देकर आएंगे तो 4 कोचिंग वाले आपको कॉल करेंगे कि हमारा कोर्स ले लीजिए, हमारा ये ले लीजिए, वो लीजिए। कैसे, ये आपस में डेटा को शेयर करते हैं, आपके फ़ोन नंबर, आपके डिटेल को शेयर करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं आपके डेटा को। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने कानून बनाया, राइट टू फॉरगेटन, मतलब कि मेरा डेटा इस्तेमाल हो गया है, अब उसको भुला दो, डिलीट कर दो मेरे डेटा को। ओके, अगला कौन सा है, अगला है आपका कि जवाबदेह इंटरनेट, यानी कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई चीज़ इंटरनेट पर, मान लीजिए फेसबुक पर कोई चीज़ पोस्ट हो रहा है, तो वो पोस्ट करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके ऊपर कौन सी चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैंने क्या बताया कि यूट्यूब पर ये वीडियो चेक होगा, तो चेक करने का क्या, तो यूट्यूब की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर कुछ ऐसे ख़राब वीडियो ना डले जो झूठा हो या उसमें ख़राब कंटेंट हो। जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो मोनेटाइजेशन ऑन करने से पहले हमें इस चीज़ के लिए खुद से हमें जस्टिफाई करना पड़ता है और यूट्यूब को बताना पड़ता है कि भाई साहब इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद वो चेक करता है, प्रोसेस करता है आधे घंटे तक, तब जाके वो ओके करता है, वेरीफाई करता है, तब जाके वीडियो अपलोड होता है, पब्लिक होता है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। अगर मैं एडल्ट कंटेंट डालूंगा तो उस पर मुझे पहले से खुद से ही बताना पड़ेगा, सेल्फ वेरीफाइड करना पड़ेगा कि इसमें एडल्ट कंटेंट है, तभी वो आगे बढ़ाएगा, तभी मोनेटाइजेशन ऑन होता है, ऐड दिखाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिम्मेदारी ले रहा है यूट्यूब। इसी प्रकार से सारे प्लेटफॉर्म का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नवीन अधिनियम का उद्देश्य शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी तंत्र का निर्माण करने, साइबर स्पेस में संवैधानिक अधिकार को बनाए रखने, एल्गोरिथम संबंधी पारदर्शिता और आवधिक जोखिम का मूल्यांकन करने, मध्यस्थों द्वारा एकत्र किए गए डेटा के लिए प्रकटीकरण, मानदंडों को स्थापित करने के रूप में इंटरनेट उपयोगकर्ता और गतिविधियों को अधिक जवाबदेही बनाना भी सरकार इस एक्ट के थ्रू करने जा रही है। ओके, मुख्य विशेषता क्या है, DIA 2 दशक पुराने, डिजिटल इंडिया एक्ट 2 दशक पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 IT एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा। अभी मैंने बताया
कि 20 साल पहले हमने अधिनियम बनाया था, अब से तो 22 साल पहले हो जाएगा। 2000 ईस्वी में हमने कौन सा नियम बनाया था? तो आप में से कई सारों को हैप्पी बर्थडे हुआ होगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, उस समय हमने IT एक्ट बनाया था, जब देश में IT शुरुआत हो रहा था, याद कीजिए। अब वो अधिनियम पुराना हो गया, अब दुनिया बदल गया है, AI का दौर आ गया है, तो हमें नया अधिनियम भी बनाना पड़ेगा, जो अब इंटरनेट उभरती प्रौद्योगिकी गतिशील विकास द्वारा प्रस्तुत चुनौती और अवसरों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पाता है। DIA का ढांचा ऑनलाइन सुरक्षा, विश्वास, जवाबदेही, खुला इंटरनेट सुनिश्चित करने, AI, ब्लॉकचेन जैसे नए जमाने की प्रौद्योगिकी को विनियमित करने यानी कि रेगुलेट करने जैसे प्रमुख तत्वों पर ध्यान केंद्रित करेगा। AI, ब्लॉकचेन, जो ओपन इंटरनेट है, या विश्वास, जवाबदेही की बात हो रही है, ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, इन सभी के लिए हमें नया एक्ट लाने की ज़रूरत थी, जिसको कहा गया है DIA यानी कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 ईस्वी। ध्यान में रखिएगा, IT एक्ट जब बना था तो उसके बाद कि हर एग्जाम में IT एक्ट के बारे में पूछा गया, यहाँ तक कि 2012 तक IT एक्ट के बारे में पूछा गया है, UPSC में, PCS में, सब जगहों पर। तो आपसे भी IT एक्ट के बारे में, ये DIA एक्ट के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, DIA डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, डिजिटल इंडिया अधिनियम नियमावली और राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी और साइबर अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड IPC में किए गए संशोधन सहित अन्य संबंधित कानून और नीतियों के साथ मिलकर काम करेगा। IPC में भी हमने संशोधन किया है कि भाई अब नए ज़माने के हिसाब से हमें नए डिजिटल कानून चाहिए। DIA सेफ हार्बर सिद्धांत की समीक्षा करेगा, जो X यानी कि ट्विटर और फेसबुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की उपयोगकर्ता जनित सामग्री के लिए जवाबदेही से बचता है। इसके लिए भी ये सुनिश्चित करेगा जवाबदेही कि आपके प्लेटफॉर्म पर कोई चीज़ अगर पोस्ट हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि वो पोस्ट जो किया गया है वो पोस्ट सही है या गलत है, इसकी भी जांच करना पड़ेगा आपको। या कोई ख़राब वीडियो भी नहीं पोस्ट होना चाहिए, कोई हेट स्पीच नहीं पोस्ट होना चाहिए, इसकी भी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। और सरकार जब चाहे तब इन सब प्लेटफॉर्मों पर कार्रवाई कर सकती है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कहीं पर कोई वीडियो सर्कुलेट हो रहा है और सरकार उस पर लगाम नहीं लगा रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आंख मूंदा जा रहा है। देखिएगा, एक BBC का डॉक्यूमेंट्री आया था नरेंद्र मोदी जी पर, तो उसको सरकार ने 5 मिनट के भीतर उसका पूरा URL ब्लॉक कर दिया, देश में देखना मुश्किल हो गया था। लेकिन हेट स्पीच, गाली गलौज, एक दूसरे को मारने का, इन सब वीडियो पर कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा कार्रवाई किया गया हो कि 1 मिनट के अंदर पूरे देश से उसको ब्लॉक कर दिया जाए? कई बार उनको खुला छोड़ दिया जाता है, बाद के लिए बाद में उसका रेफरेंस लेकर कार्रवाई की जाती है। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सरकार कई बार इन चीज़ों को इग्नोर भी कर देती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आलोचना जब करना हो, क्रिटिकल एनालिसिस पूछे तो आप वहाँ पर इन पॉइंट्स को डाल सकते हैं। ओके, देखिए अगला क्या लिखा है इन्होंने। DIA खुदरा बिक्री में उपयोग के लिए जाने वाले पहनने योग्य उपकरणों के लिए कठोर KYC, नो योर कस्टमर को अनिवार्य बनाता है। साथ ही संबंधित आपराधिक कानून प्रतिबंधों और दंडों के प्रावधान भी करता है। DIA वर्ष 2026 के लिए डिजिटल इंडिया लक्ष्य के साथ संरेखित है। DIA के तहत डिजिटल इंडिया लक्ष्य किस वर्ष के लिए रखा गया है? PT का सबसे घटिया सवाल अगर पूछेगा तो 2026 के लिए रखा गया है, जिसका उद्देश्य $1 ट्रिलियन के डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और वैश्विक प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देना, इसके लिए रखा गया 2026 तक। तो डिजिटल रूप से $1 ट्रिलियन का अमेरिकी हम बनाएंगे रेवेन्यू, ये भी लक्ष्य रखा गया है। तो DIA अधिनियम यही था, इसका उद्देश्य भी मैंने बताया, इसके कौन कौन से इसके प्रावधान है वो भी मैंने बता दिया है। अब अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। महात्मा गांधी ने गाजा पट्टी और इजराइल के बारे में क्या बोला है उसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है कि वाई गांधी वाज अगेंस्ट ज्यूस स्टेट इन फिलिस्तीन। गांधी क्यों अगेंस्ट थे ज्यूइश स्टेट फिलिस्तीन में बनाने के, इसको लेकर थोड़ा सा न्यूज़ लिखा हुआ। तो मैं इसको डिटेल में ही आपको समझा देता हूँ, क्यों ना डिटेल में ही आपको समझाया जाए, ताकि अगर इससे जुड़ी हुई चीज़ें अगर आपसे पूछी जाती हैं तो आप वहाँ पर लिख सकें आसानी से, है ना। तो चलिए देखते हैं। ये BBC हिंदी का वेबसाइट है, उसी पर डिटेल में मिल गया था मुझे। इजराइल फिलिस्तीन विवाद, जब गांधी ने कहा था कि अगर मैं यहूदी होता तो, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद कहानी की शुरुआत से यहूदियों के बहाने महात्मा गांधी की इस पर गहरी नज़र थी। वे खास तौर पर यूरोप में यहूदियों की दशा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी का दौर और यहूदियों के संघर्ष का दौर एक ही है कदाचित। अगर आप देखेंगे तो 1900 ईस्वी के शुरुआत से लेकर 1947 तक लगभग 40 वर्ष तक यहूदियों का बहुत बुरी तरीके से यूरोप में शोषण किया गया। यूरोप में उनको अछूतों के तौर पर देखा जाता था, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1938 में सीमांत प्रदेश के दौर से
लौटने के बाद उन्होंने इस विषय पर अपना पहला संपादकीय ईसाइयत के अछूत के नाम से लिखी। क्या लिखा था महात्मा गांधी जी ने? एक आर्टिकल ईसाइयत के अछूत के नाम से लिखी। मेरी सारी सहानुभूति यहूदियों के साथ है। मैं दक्षिण अफ्रीका के दिनों से उनको करीब से जानता हूँ, यहूदियों को। उनमें से कुछ के साथ मेरी ताउम्र की दोस्ती है और उनके ही माध्यम से मैंने उनके साथ हुई ज्यादतियों के बारे में जाना है। ये लोग ईसाइयत के अछूत बना दिए गए हैं। कौन लोग? तो यहूदी लोग ईसाइयत के अछूत बना दिए। ईसाई लोग इनसे घृणा करते थे यूरोप में, ऐसा गांधी जी का मानना है। अगर तुलना ही करनी है तो मैं तो कहूँगा कि यहूदियों के साथ ईसाइयों ने जैसा व्यवहार किया है, जैसे हिंदू धर्म में दलितों के साथ व्यवहार होता है, वैसे ही वो किया है। मैंने नहीं बोला है, गांधी महोदय का बोलना है, ये उनका कंपेयर है। अब आप समझ सकते हैं 1900 ईस्वी का 1800 ईस्वी का याद कीजिए दौर। उस समय भारत में दलितों के साथ क्या होता था आज़ादी के पहले, और उस समय वही हाल किसके साथ था? तो यहूदियों के साथ था। कहाँ पर? तो यूरोप में। ओके। निजी मित्रता के अलावा भी यहूदियों से मेरी सहानुभूति के व्यापक आधार हैं, लेकिन उनके साथ गहरी मित्रता मुझे न्याय देखने से रोक नहीं सकती। इसलिए यहूदियों की अपनी राष्ट्रीय घर की मांग मुझे जांचती नहीं है। इसके लिए बाइबल का आधार ढूंढा जा रहा है और फिर उसके आधार पर फिलिस्तीन इलाके में लौटने की बात उठाई जा रही। लेकिन जैसे संसार में सभी लोग कहते हैं, वैसे ही यहूदी भी क्यों नहीं कर सकते हैं कि जहाँ जमे हैं और जहाँ से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उसे ही अपना घर माने। गांधी जी ने बोला था, अगर मैं यहूदी होता तो मैं कभी यूरोप को छोड़कर नहीं जाता। मैं जिद करता, संघर्ष करता, जो करना होता करता, लेकिन यूरोप में जहाँ मैं रहता हूँ उसी को अपना घर बनाता, ना कि वहाँ से छोड़कर चला जाता। ऐसा किसका मानना था? गांधी महोदय का मानना था। ओके, अगला देखिए क्या लिखा है कि महात्मा गांधी का कहना था कि फिलिस्तीन जगह उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है। यह भी गलत होगा और अमानवीय है कि यहूदियों को अरबों पर जबरन थोप दिया जाए। उन्होंने बोला कि फिलिस्तीन जो है ये उसी तरह से जैसे भारत भारतीय लोगों का है, इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह से फिलिस्तीन जो है किनका था? ये अरब मूल के लोगों का था। ओके, यहाँ पर यहूदी लोग गए, बस गए, उन पर बोल रहे हैं क्या कि एक तरह से उन्होंने बोला कि थोपा भी नहीं जाना चाहिए, अरबी लोगों पर इजरायलियों को ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए, वो उनका ज़मीन है, वही रहें। देखिए अगला क्या है, उचित तो होगा कि यहूदी जहाँ भी जन्मे हैं और कमा खा रहे हैं वहाँ उनके साथ बराबरी का सम्मानपूर्ण व्यवहार हो। अगर यहूदियों को फिलिस्तीन की जगह चाहिए तो क्या उन्हें यह अच्छा लगेगा कि उन्हें दुनिया के उन सभी जगहों से जबरन हटाया जाए जहाँ वे आज हैं? ये किनका विचार है? गांधी महोदय का। उसके बाद उन्होंने बोला कि वे अपने मनमौज के लिए अपना 2 घर चाहते हैं। उसके लिए एक राष्ट्रीय घर के उनके इस शोर को बड़ी आसानी से रंग दिया जा सकता है। इसी कारण से उन्हें जर्मनी से निकाला जा रहा था, वगैरह वगैरह। देखिए गांधी जी ने अपने ज़माने के हिसाब से ये बातें कहीं, लेकिन ये चीज़ भी सच था कि जिसको गांधी महोदय उनका घर मान रहे हैं यूरोप को, वो उनका घर था ही नहीं। उनका घर होता तो वहाँ पर उनका प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाता, उनको सताया नहीं जाता, उनका शोषण नहीं किया जाता। इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर किसी का शोषण हुआ है पूरे पृथ्वी के इतिहास में तो वो यहूदी समुदाय ही है। एक भारत और एक इजराइल जो वर्तमान में जो उनका देश है, यही 2 देश ऐसे रहे हैं मात्र पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर यहूदियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया है। अगर हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो आज के दौर में तो दुनिया में बहुत सारे देशों में बसे हुए हैं, लेकिन इतिहास की मैं बात करूँ तो भारत में उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार हुआ और इजराइल में उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार हुआ। बाकी ये गांधी महोदय का कहना था, ये आपके पता होना चाहिए था आपको कि इनके क्या विचार हैं। ये द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानते थे और भारत ने भी शुरुआत में आज़ादी के बाद से द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं माना था। भारत ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इजराइल ने 1965 के वॉर में और 1962 के वॉर में, 1971 के वॉर में पाकिस्तान के साथ 2 बार, चीन के साथ 1 बार, इसके साथ साथ 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ है, इन सभी में भारत की मदद की थी। लेकिन भारत सरकार ने उसको 1991 में अपना दूतावास स्थापित किया। भारत सरकार ने कहाँ पर? तो इजराइल में, और इजराइल ने भारत में किया, मुंबई में किया था। तो उसके बाद से हमारे ऑफिशियल रिलेशन शुरू हुए। उससे पहले हम बैक चैनल के थ्रू तो बात करते थे, लेकिन सामने से खुलकर कभी बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अगर हम इजराइल से बात करते तो हमें तेल की संकट हो जाती। अरेबियन देश इजराइल को अपना दुश्मन मानते थे। अब अरेबियन देश भी बदल रहे हैं, वो इजराइल को अपना दुश्मन नहीं मान रहे हैं। ख़ासतौर से सऊदी अरब की मैं बात करूँ, UAE की बात करूँ, या बड़े बड़े जो अरेबियन देश हैं। इसलिए भारत के लिए थोड़ा सा आसान हो गया है इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करना, और डायरेक्टली इजराइल पर हमले को काउंटर करने के लिए मोदी जी ने क्या बोला कि हम इजराइल के साथ हैं। यकीन मानिए आज से 10 साल पहले का दौर रहता तो ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं कह सकते थे, लेकिन अब समय बदल गया है, दुनिया बदल गई है। ओके, तो ये इजराइल हमास का पूरा डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। गांधी जी के विचार भी आपको जानने चाहिए, ऐसे निबंध आंसर राइटिंग में इसका उपयोग कर सकते हैं आप। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं अगला न्यूज़। अगला जो न्यूज़ है ये मेडिकल टर्मिनेशन संबंधित है, एबॉर्शन संबंधित है। देखिए केस हुआ था जिसमें एक महिला जो है
उन्होंने बोला कि मेरे 25 वीक जो क्या बोलते हैं उसको गर्भ है उसको मैं गिराना चाहती हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ भी कर दिया, फिर रोक दिया गया। वो महिला जो है वो एक बीमारी से पीड़ित है जिसको कहा जाता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, यानी कि प्रसव के बाद बांझपन का एक बीमारी होता है, उसी से वो पीड़ित हैं और डिप्रेशन से। तो इसके कारण से उन्होंने बोला कि मैं ये बच्चा जन्म नहीं देना चाहती हूँ, और 25 वीक यानी कि लगभग में 4.5 महीने से ज़्यादा का वो गर्भ है, तो उसी को लेकर उन्होंने किया था। अब तो देखिए मेडिकल टर्मिनेशन को लेकर, एडॉप्शन को क्या बोलते हैं, एबॉर्शन को लेकर, शब्द थोड़ा सा ट्विंग ट्विस्टर है, इसको लेकर भारत सरकार ने 2021 में एक अधिनियम बनाया है, संशोधन किया गया है दरअसल में। और ये प्रगतिशील वर्ल्ड का, यानी कि अगर मॉडर्न वर्ल्ड की हम बात करें तो उसमें इस बिल को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाओं के अधिकार को लेकर इस बिल को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक्ट बोलूँगा मैं, बिल तो नहीं है, एक्ट बन गया है, पारित हो गया है। इस एक्ट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सोशल इशू से संबंधित चीज़ों में या महिलाओं से जुड़े हुए निबंध में, आर्टिकल में, आंसर राइटिंग में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। महिला अधिकार में जब भी बात आएगा तो इस तरह की चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। जहां अमेरिका जैसे कुछ देश जो हैं उनके कुछ राज्यों में आज तक एबॉर्शन के अधिकार को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, इतना ज़्यादा उनको बढ़ाया नहीं गया, और लेकिन भारत जैसे एक डेवलपिंग कंट्री में इस तरह के एक्ट मौजूद हैं जहां पर महिलाओं के जीवन को उनके आने वाले गर्भ के जीवन से पहली प्राथमिकता दी जाती है। उसके लेकिन कुछ खास अधिनियम बनाया गया है। उस अधिनियम को जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो पूछा जा सकता है। 2021 में बना है और चर्चा में बराबर रहता है, तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एमटीपी का क्या तात्पर्य होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, गर्भ का मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल मतलब क्या होता है? एबॉर्शन करवाना। ओके, देखिए ये शब्द आप भले ही इसको नकार रहे होंगे, लेकिन कई बार ये महिलाओं के अधिकार से जुड़े होते हैं। आपके लिए जो चीज़ नॉर्मल हो सकता है कि क्या है ये क्या है, वो किसी के लिए जीवन मृत्यु का सवाल होता है, और ये ज़रूरी होता है। पूरे दुनिया भर में इस पर चर्चा होती रहती है। आयरलैंड जैसे देशों में कई बार इसको लेकर बहुत बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन हुआ है। अपने देश में ये सब मुद्दे छोटे होते हैं, लेकिन दुनिया के लेवल पर ये मुद्दे बहुत बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ये महिलाओं के अधिकार से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो देखिए क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में भारत ने बना दिया था इस एक्ट को। उसमें अधिनियम में संशोधन किया गया 2021 ईस्वी में, को सुरक्षित गर्भपात के संबंध में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1971 में। उसके बाद से क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने इसमें संशोधन किया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 को व्यापक देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकीय, उपचारात्मक, मानवीय या सामाजिक आधार पर, सोशल आधार पर, ह्यूमन मानवीय आधार पर, या फिर और कोई ऐसे आधार पर डॉक्टर्स जो हैं वो इसको इजाज़त दे सकते हैं। सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करने हेतु लाया गया है। वैध लीगल गर्भपात अलग होता है, इलीगल अलग होता है। इलीगल में होता है कि वहीं कोई झोला छाप है, स्त्री है, कई सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें उसने ज़बरदस्ती अजीबोगरीब तरीके से गर्भपात करवा दिया। उसके बाद महिलाओं की कितनी बार मृत्यु हो जाती है। जबकि मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं, वो अगर करते हैं इस चीज़ को, तो इससे क्या होता है, महिलाओं के जीवन संबंधी खतरे उत्पन्न नहीं होते हैं। और अगर इससे जुड़ी हुई चीज़ें जैसे प्राइवेसी का कंसर्न रहता है कई बार, अगर ये सुरक्षित हो जाएगा तो क्या होगा, इलीगल जो एबॉर्शन का है धंधा वो बंद हो जाएगा। अगर लीगल रूप से सही से हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो इलीगल वाला चीज़ क्या हो जाएगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा। ओके, देखते हैं आगे क्या है इसमें। एमटीपी 1971 में संशोधन किया गया 2021 ईस्वी में। एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, अब ध्यानपूर्वक रखिएगा। पीटी में भी पूछा जा सकता है। ये पीटी में क्या पूछा जा सकता है, तो कुछ फैक्ट हैं। गर्भ निरोधक विधि या डिवाइस की विफलता के कारण समाप्ति। जैसे गर्भ निरोधक विधि, कोई पिल्स आपने यूज़ किया या गर्भ निरोध के लिए जो भी चीज़ें आती हैं उसका आपने यूज़ किया, और उसके फेल होने के कारण कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, या कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, अब उसको प्रेगनेंसी नहीं रखना है, गर्भ नहीं रखना है, तो वैसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, डॉक्टर उसको परमिशन दे सकते हैं कि ठीक है आप एबॉर्शन करवा सकते हैं। ओके, पहला प्रावधान है ये। और ये प्रावधान अगर पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या प्रावधान है। ओके, अधिनियम के तहत गर्भ निरोध विधि या उपकरण की विफलता के मामले में एक विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। 20 सप्ताह, 20 सप्ताह। और ये केस कौन सा था, तो 25 सप्ताह का था, इसीलिए इसको कोर्ट में ले जाना पड़ गया।
क्या बोला मैंने, 20 सप्ताह तक का लीगल रूप से दिया गया है कि डॉक्टर्स अपने तरफ से अपने क्षेत्राधिकार में ये फैसला ले सकते हैं कि इसको टर्मिनेट करना है या नहीं टर्मिनेट करना। 20 सप्ताह का मतलब हो गया लगभग में 5 महीने के आसपास, 4.5 महीने, 4 अगर 5 सप्ताह मानेंगे तो लगभग में 4 महीने का हो गया। ओके, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। यह विधेयक अविवाहित महिलाओं को भी, जो विवाहित नहीं है महिलाएं, वो भी अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं किसी भी कारण से, गर्भ निरोधक उपकरण या किसी भी डिवाइस की विफलता के कारण से वो अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं तो वो भी टर्मिनेट करवा सकते हैं। उसके लिए भी इसमें इजाज़त दिया गया है, अनुमति देती है भारत सरकार। साथ ही साथ इसके तहत ये भी बनाया गया है कि प्राइवेसी, यानी कि डॉक्टर किसी से भी पूरी दुनिया में इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि कौन वो महिला है, उसका नाम क्या है और उसका पता क्या है और वो किसके साथ आई थी वगैरह वगैरह। क्यों डाला गया इस चीज़ को, ताकि इससे प्राइवेसी रहे और इलीगल जो एबॉर्शन होता है उसकी तरफ लोग ना जाएं। इलीगल में क्यों जाते थे लोग, नाम बचाने के लिए, नाम खराब ना हो जाए, इसीलिए तो मुख्य रूप से जाते थे। ओके, अगला देखिए क्या है। गर्भ की समाप्ति के लिए चिकित्सकीय राय लेना आवश्यक होता है। गर्भधारण के 20 सप्ताह तक की गर्भ की समाप्ति के लिए पंजीकृत रजिस्टर्ड जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी आवश्यक राय लेना जरूरी होता है। गर्भधारण के 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय चाहिए। कब से कब तक, 20 से 24 सप्ताह, यानी कि 20 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, अगर मान लीजिए 21 सप्ताह हो गया है तो 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर जो होंगे उनकी राय जरूरी है और उनका इजाज़त जरूरी होगा, तभी इस चीज़ पर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, भ्रूण से संबंधित गंभीर और सामान्य मामलों में, अब मान लीजिए कोई ऐसा बहुत ही असामान्य और रेयर केस हो गया जिसमें है कि अगर इस चीज़ को नहीं समाप्त किया गया, कई सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें होता है कि अगर इस गर्भ को समाप्त नहीं किया गया तो इस मदर की मृत्यु हो सकती है, तो वैसे केस में 24 सप्ताह तक आप इस चीज़ को एक्सटेंड करके ले जा सकते हैं। लेकिन केस था 25 सप्ताह का। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेनी होगी। अगर आपको 24 सप्ताह के बाद इसका करना है और असामान्य मामला है, जैसे कई बार जो रेप विक्टिम होती हैं उनके लिए इस मामले में देखा जाता है, इस केस में रेप विक्टिम के साथ ही इन चीज़ों पर जब हम जाते हैं तो राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड इस पर फैसला लेगा कि इसका करना है कि नहीं करना है। स्टेट लेवल का मेडिकल बोर्ड फैसला लेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। विशेष श्रेणियों के लिए अधिकतम गतिविधि सीमा भी है, गर्भावधि सीमा भी है। महिलाओं की विशेष श्रेणी, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। इसमें दुष्कर्म, अनाचार से पीड़ित महिलाएं या अन्य कमजोर महिलाएं जैसे दिव्यांग महिलाएं और नाबालिग के लिए गर्भकाल, गर्भावधि की सीमा को 20 से 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो है गोपनीयता, प्राइवेसी सबसे बड़ा प्रावधान है इसका। उसके उल्लंघन पर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। गर्भ को समाप्त करने वाली किसी महिला का नाम, अन्य विवरण वर्तमान कानून में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी के भी समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा। जो अधिकृत व्यक्ति हैं जो उसके साथ जा सकते हैं या जिनके सामने उसका नाम बताना अनिवार्य है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, वहीं पर आप केवल बता सकते हैं। बाकी जगहों पर अगर बताया तो रजिस्ट्रेशन रद्द होने की संभावना होती है। महत्व क्या है, देखिए अब इसको SDG से जोड़ा गया है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.1, 3.7, 5.6 को पूरा करने में मदद कर रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर को समाप्त करने में योगदान देता है। नाबालिग बच्चियां अगर बच्चे को जन्म देती है तो उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। मातृ मृत्यु दर को कम करने में हमें योगदान देगा कौन सा चीज़, तो मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बिल जो 2021 है वो। ओके, SDG 3.1 मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने संबंधित है। SDG 3.7 और 5.6 यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों का सार्वभौमिक पहुंच से संबंधित है। अधिकार का मतलब होता है कि सभी के लिए जीवन का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए, चाहे वो माता है चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो। ओके, अगला कौन सा है, संशोधन सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ाने और उन महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्ता, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करेगा जिन्हें गर्भावस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। इसको लेकर उनके जो अधिकार हैं उसको भी सुरक्षित करता है मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बिल। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सारा कुछ मैंने बता दिया आपको, गोपनीयता वगैरह का भी बता दिया है। गोपनीयता क्या है, गर्भपात से संबंधित और भी कुछ मुद्दे हैं। एक राय यह भी है कि गर्भावस्था को समाप्त करना गर्भवती महिला के पसंद और उसके प्रजनन के अधिकार का हिस्सा है। कोई भी महिला बच्चा पैदा करेगी या नहीं करेगी, ये पहला चॉइस किसका होना चाहिए, किसी परिवार का होना चाहिए, किसी बड़े लोग का होना चाहिए, पड़ोसी का होना चाहिए या कहीं और का होना चाहिए। जिसके शरीर से
ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है उसी का सबसे पहला फैसला होना चाहिए। तो ये महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने का भी काम करता है, जिनमें उनको लीगल रूप से अधिकार दिया गया है कि वो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं इस चीज़ को। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैंने क्या बताया कि वुमेन से संबंधित जब भी आप उनके लिए आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आप इस चीज़ को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और आने वाले भारत के आज़ादी के बाद से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े सुधारों में से एक है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि अधिनियम 24 सप्ताह के बाद गर्भ अनुपात की अनुमति केवल उन मामलों में देता है जहां मेडिकल बोर्ड पर्याप्त भ्रूण असमानताओं का निदान करता है। इसका तात्पर्य है कि बलात्कार के कारण गर्भपात की आवश्यकता वाले मामलों में, जिसे 24 सप्ताह से अधिक का समय हो जाता है, रिट याचिका एकमात्र सहारा होता है और यहीं पर ये रिट याचिका लगाई गई है। लेकिन यहाँ पर रेप का केस तो नहीं है, लेकिन है कि महिला जो है वो किस बीमारी से पीड़ित हैं और वो चाहती हैं कि ये टर्मिनेशन हो। इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ डिस्कस करने के बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। अगला न्यूज़ देखिए, 2 न्यूज़ है इसमें। कौन कौन से हैं? एक मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट सेट्स ऑन 31 अक्टूबर 31 को सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत सारे लोचा हैं। ये बोला जाता है कि कहीं ना कहीं आरबीआई को कमज़ोर करने का फैसला लिया गया था। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जारी होते हैं। देश में पैसा कौड़ी इन सब का हिसाब तो एक ही बैंक करता था, वो है आरबीआई। बाकी सब तो उसके अंदर काम करते थे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्कर में आरबीआई को नहीं दिया गया कि आरबीआई से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए। किसको दिया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। आरबीआई पर भारत सरकार का अधिकार थोड़ा सा कम बनता है। आरबीआई एक अलग एंटिटी है, लेकिन एसबीआई से तो जब चाहे तब मांग सकता है कि हाँ भाई ये बताओ कि कांग्रेस पार्टी के लिए बॉन्ड किस किस ने खरीदा था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा न्यूज़ है। क्या देखिए, क्या ये लिखा हुआ इन महोदय ने कि नेट डायरेक्ट टैक्सेस जो है हमारे वो कलेक्शन 21.8% टू 9.57 लाख करोड़ के आसपास बढ़ गया है। इंडियाज़ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ग्रू 21.8% टू 9.57 लाख करोड़ बाई अक्टूबर। देखिए, इन्होंने बताया कि 21.8% के आसपास में हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया है और 9.75 लाख करोड़ के आसपास में हमने कलेक्शन किया। और इसमें पर्सनल जो टैक्स है, जो आईटी रिटर्न फाइल आप करते हैं, वो कितना हो गया है? तो वो 32% के आसपास में है, 32.5%। और जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जो कंपनियां भरती हैं, वो कितना परसेंट हो गया है? तो 12.4% के आसपास में कॉर्पोरेट टैक्स है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक सिंपल सा एक डेटा है। बाकी चीज़ें तो इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, जब बजट वगैरह आता तभी हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके आंकड़े को। अगले टॉपिक पर चलते हुए, अगला टॉपिक क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, उसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि उससे जुड़ी हुई चीज़ें पीटी में पूछा गया है। यूपीएससी पीटी में पूछा गया है। ओके, चुनावी बॉन्ड परिचय में क्या दिया हुआ है? चुनावी बॉन्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे 2018 में लागू कर दिया गया था। ये दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं हेतु साधन के रूप में काम करता है। जैसे आपको मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को पैसा देना है, और विशेष रूप से सभी पार्टियों को नहीं दे सकते हैं आप। विशेष रूप से किन पार्टियों को दे सकते हैं? जो रजिस्टर्ड हैं, जो चुनाव में रेगुलर भाग लेती हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मान्यता देता है, तभी उनको दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मोहल्ले में चुनावी पार्टी खोली और उसको जाकर बॉन्ड दे रहे हैं, वो नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए आप बिहार के हैं, तो मान लीजिए आप लालू जी की पार्टी को पैसा देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे और विशेष रूप से शाखा निश्चित होता है कि किस किस शाखा से आप ले सकते हैं चुनावी बॉन्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लेके जाएंगे। मान लीजिए 2000 रुपये देना चाहते हैं, तो 2000 रुपये लेकर जाएंगे। उनको बोलेंगे भाई साहब ऐसा करो, चुनावी बॉन्ड मुझे दे दो 2000 का, आरजेडी के नाम का। तो आरजेडी के नाम का 2000 रुपये का चुनावी बॉन्ड आपको दे देंगे और आप उस बॉन्ड को ले जाकर क्या करेंगे? तो वो दे देंगे आरजेडी के ऑफिस में। अब आरजेडी के ऑफिस वाले क्या करेंगे? उस बॉन्ड को लेकर जाएंगे बैंक, बोलेंगे हमारे नाम पर जो पैसा है वो हमें दे दो, तो एसबीआई उनको पैसे दे देगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको चुनावी बॉन्ड कहा जाता है। सिंपल सा सामान्य सा यही है। ओके, अब इसके कुछ प्रावधान है जिसको देख लेते हैं क्या है। भारतीय स्टेट बैंक 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग में जारी करता है। आपसे सवाल क्या पूछेगा पीटी में? मान लीजिए पूछेगा कि किसी भी मूल्य वर्ग के चुनावी बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं? नहीं, 1000 रुपये से शुरू होगा। लोएस्ट कितना है? 1000 रुपये, और हाईएस्ट कितना है? तो 1 करोड़ रुपये। अब 1 करोड़ के आप 4 खरीद लीजिए तो 4 करोड़ रुपये हो गए, है ना। 1000 रुपये के आप 10 खरीद लीजिए। लेकिन मूल्य वर्ग जो बांटे गए कौन कौन से थे? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपये मूल्य वर्ग में आप चुनावी बॉन्ड को खरीद सकते। कहाँ से? किसी भी बैंक से। क्या? भारतीय स्टेट बैंक से, केवल और केवल भारतीय स्टेट बैंक से। ओके,
धारक की मांग पर देय और ब्याज मुक्त होता है, इस पर कोई ब्याज नहीं होता है। भारतीय नागरिक या भारत में संस्थापित संस्थाओं द्वारा क्रय योग्य होता है। भारत में कोई संस्था काम कर रही है उसके द्वारा या भारत के नागरिक के द्वारा ये क्रय होता है, आप जाकर खरीद सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूशंस खरीद सकती है इसको या भारत के कोई नागरिक खरीद सकता है इसको। व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ या संयुक्त रूप से कर सकते हैं। मान लीजिए आप पर्सनल भी ले लें या 4 दोस्त मिलकर फंडिंग करना चाहें, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को देना चाहें, तो आप क्या करेंगे, 4 दोस्त इकट्ठा हो गए बॉन्ड खरीदा और दे दिया भाई बीजेपी को कि ले लो। जारी होने के 15 दिन तक वैध होता है। जैसे आज आपने खरीदा तो आज से 15 दिन के भीतर अगर बीजेपी वालों ने इसमें से पैसा नहीं निकाला या आरजेडी वालों ने, तो 15 दिन बाद ये बेकार हो जाएगा। 15 दिन की अवधि के मात्र वैध होता है ये। अधिकृत जारीकर्ता कौन कौन से होते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक अधिकृत जारी करता है और इसके चुनावी बॉन्ड नामित एसबीआई शाखा से, एसबीआई शाखा, आप एसबीआई ऑनलाइन पर जाकर सर्च कीजिए कि कौन कौन से शाखा से चुनावी बॉन्ड मिलते हैं, तो वो शाखा के नाम आपको बता देगा, ब्रांचेज के नाम आपको बता देगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं। ये सारे प्रावधान पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो लिख देगा कि एसबीआई के देश भर के सभी शाखाओं से खरीदे जा सकते हैं। आप बोल देंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो और आपका नंबर उड़ जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। राजनीतिक दलों की पात्रता क्या, अभी मैंने बताया कि सभी को नहीं मिल सकता। केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा में के लिए डाले गए वोट में से कम 1% उनको वोट मिला हो, तभी वो चुनावी बॉन्ड हासिल कर सकते हैं। 1% से कम वोट अगर उनको मिला होगा लोकसभा विधानसभा में, तो उनको कोई चुनावी बॉन्ड नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रहेगा। क्रय और नकदीकरण क्या है, चुनावी बॉन्ड डिजिटल या चेक के माध्यम से क्रय किए जा सकते हैं। आप मान लीजिए 2000 रुपये देना चाहते हो तो एसबीआई को 2000 रुपये तो देंगे ना आप, तो आप या तो चेक देंगे या तो आप ऑनलाइन देंगे, कैश नहीं देंगे आप, ओके। जबकि नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से हो सकता है नकदीकरण, और मतलब कैश केवल और केवल उस पार्टी को मिलेगा। आप कैश के फॉर्मेट में नहीं ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा या तो चेक के माध्यम से पे करना। ऐसा नहीं होगा कि झोला में काला मनी उठाया गए चुनावी बॉन्ड खरीद के दे दिया किसी को, ऐसा नहीं हो सकता। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से या फिर चेक के माध्यम से ही आप चुनावी बॉन्ड को खरीद सकते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही क्या है, दलों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ अपने बैंक खाते का खुलासा करना होगा। सभी पार्टियों को बताना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भाई साहब इस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, चुनावी बॉन्ड लेते हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु दान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही किया जाएगा। राजनीतिक दल प्राप्त धनराशि के उपयोग के बारे में बताने के लिए बाध्य होते हैं कि कहां से आपको मिला है। लाभ क्या है इससे, तो राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ी है। दान राशि का उपयोगकर्ता को बताने की जिम्मेदारी भी है। नगद लेन देन को हतोत्साहित करना, यानी कि कैश में नहीं हो सकता, आप ऑनलाइन या चेक के थ्रू कर सकते हैं। दानदाता गुमनामी का संरक्षण वगैरह वगैरह। चुनौतियाँ क्या है, तो देखिए क्या है, चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दी जाने वाली राशि है जो दानदाताओं और पहचानकर्ता की पहचान को गुमनाम रखती है, जो जानने के अधिकार से समझौता कर सकते हैं। मान लीजिए बीजेपी को किसी ने 1 करोड़ रुपए का दिया है चुनावी बॉन्ड, तो ऐसे ही तो कोई 1 करोड़ नहीं देता, कोई 1 रुपया बिना मतलब के खर्च नहीं करता। 1 करोड़ देगा तो यानी उसका कोई अपना लाभ भी होगा। और हमें तो पता ही नहीं कि किसने 1 करोड़ रुपया दिया, क्या पता कल को कोई अधिनियम या एक्ट बनाए जाए उस आदमी के पक्ष में जिसने 1 करोड़ रुपया दिया, या कहीं पर कोई उसको ठेकेदारी दे दिया जाए 1 करोड़ रुपये का। तो ये तो हमारे नागरिकों का अधिकार के साथ छेड़छाड़ हुआ ना। हमें तो जानने का अधिकार है ना कि तुमको पैसा कौन दे रहा है इतना चुनाव लड़ने के लिए। तो ये क्या है, तो ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है, जिसमें हमें क्या है कि हमें जानने का ये अधिकार भी है कि क्या किसने पैसा दिया आपको है। अगला क्या है, संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा भी है। दानदाता डेटा तक सरकारी पहुंच के चलते गुमनामी समझौता किया। तब एसबीआई वाले हमें नहीं बताएंगे, लेकिन मोदी जी फ़ोन करेंगे, हाँ भाई बताओ किस किस ने एसबीआई में कांग्रेस के नाम का बॉन्ड जमा किया है, तब तो हो सकता है ना। उनको तो मना थोड़ी नहीं करेगा एसबीआई, आपको ना मार के भगा देगा, उनको नहीं मना करेगा। तो यानी कि जो सरकार में पार्टी है, हो सकता है वो क्या करे, उन लोगों के नाम जान सकती है जिन्होंने दूसरे पार्टियों को दान दिया है, और उनको इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है। अनाधिकृत दान की संभावना का उल्लंघन है। घोर पूंजीवाद, काले धन के उपयोग का भी खतरा होता है। घोर पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की विशेषता होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, और तो कुछ नहीं था इसमें बताने लोग जो आपको बताऊं। चुनावी बॉन्ड का ध्यान में रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। डिटेल वीडियो बनाया इसलिए 48 मिनट का हो गया। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।